हेलो बच्चों, मैथ वाला 0.2 पे आप सभी लोग का फिर से स्वागत है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में जीव जनन कैसे करता है इसका एक पार्ट देख लिया था। आज इसका दूसरा पार्ट है और ये खत्म भी हो जाएगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जनन किसे कहते हैं। जनन के दोनों प्रकार, लैंगिक और अलैंगिक, और अलैंगिक के 6 प्रकार थे जो 6 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लैंगिक जनन, ठीक। लैंगिक जनन लैंगिक जनन लैंगिक जनन किसे कहते हैं आप लोग को पिछले क्लास में भी बताया, फिर से सुन लीजिए एक बार। लैंगिक जनन में सबसे पहला बात कि इसमें 2 जनक होने चाहिए, 2 पेरेंट होने चाहिए, मेल एंड फीमेल। हिंदी में कहते हैं नर और मादा, ठीक। तो लैंगिक जनन किसे कहेंगे? कहेंगे ऐसा जनन जिसमें 2 जनक, नर और मादा, भाग लेकर के नए जीव का निर्माण करते हैं या नए संतति को उत्पन्न करते हैं। तो ऐसी विधि लैंगिक जनन कहलाती है। ऐसी जनन की विधि लैंगिक जनन कहलाती है। तो लैंगिक जनन किसे समझ गए सब लोग? किसे कहेंगे? कि ऐसा जनन जिसमें 2 जनक भाग लेकर के नए जीव या नए संतति को उत्पन्न करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन, ठीक। और लैंगिक जनन आपको 2 जगहों पे देखना है भाई, पौधे में देखना है और जंतुओं में देखना है। पौधे में देखना है और जंतु, तो पौधों में लैंगिक जनन और जंतुओं में लैंगिक जनन, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे भाई पौधों में लैंगिक जनन। किसमें? पौधों में लैंगिक जनन, ठीक है। इसको देखिए, ठीक। पौधों में लैंगिक जनन, चलिए शुरू करते हैं पौधों में लैंगिक जनन। तो पौधों में लैंगिक जनन देखते हैं। पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। पहले ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद हम बोर्ड पे बताएंगे। तो पौधों में लैंगिक जनन किसे कहेंगे? तो लैंगिक जनन के लिए क्या बताए थे? 2 पेरेंट होने चाहिए, मेल एंड फीमेल। तो भाई पौधों में भी मेल फीमेल चाहिए। तो पौधों में नर और मादा या मेल फीमेल पार्ट कहां पे चाहिए? 2 जनक कहां मिलेंगे? तो पुष्प में मिलते हैं। इसीलिए हम लोग पौधे का जो जनन भाग होता है, यानी जिसमें नर मादा भाग पाया जाता है, उसको पुष्प कहते हैं। तो क्या बोलेंगे? पौधे के जनन भाग को पुष्प कहते हैं। पौधे के जनन भाग को क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं, ठीक। तो क्या बोलेंगे भाई? पौधे के जनन भाग को पुष्प कहते हैं, ठीक। तो आपसे पूछ सकता है भाई कि पौधे का जनन भाग कहां पाया जाता है? तो पुष्प में पाया जाता है जनन भाग। हाँ, तो कौन कौन सा जनन भाग होता है? नर भाग और मादा भाग। तो अब बात यह है कि पुष्प के बारे में हमको पढ़ना है। तो अब अगला हेडिंग निकल के आता है कि पुष्प, पुष्प के भाग, क्या हेडिंग? और ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्प के भाग, ठीक। कहते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ, यानी पुष्प के भाग। तो पुष्प के भाग कितने होते हैं भाई? तो पुष्प के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला कैलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रोसियम और चौथा गायनोसियम, ठीक। पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम, ठीक है। इस पुष्प के भाग को चलिए हम एक स्ट्रक्चर से देखते हैं, यानी एक संरचना देखते हैं पुष्प के। देखिएगा, आप लोग को दिखाते हैं।
ये देखिए संरचना है आपका, ठीक। तो इसमें आपका देखिए पुष्प के भाग दिख रहे हैं सब आपको। पुष्प के कितने भाग बताए हम आपको? पुष्प के कितने भाग बताए? 4 भाग। कौन कौन से देखें? पहला कैलिक्स। कौन सा? कैलिक्स। देखिए है ये है कैलिक्स। कैलिक्स इसको कहते हैं भाई बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज किस क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज, ठीक। पहला भाग हुआ पुष्प का पहला भाग जो बताया था कैलिक्स। दूसरा कोरोला, देखिए दूसरा भाग है कोरोला कहते हैं, कोरोला। बाह्य दल पुंज ये है आपका दल पुंज। क्या है? दल पुंज, ठीक। और तीसरा भाग कौन है? ये तीसरा है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम इसको कहते हैं पुमंग। क्या कहते हैं? पुमंग, तीसरा भाग। और चौथा भाग यहां पे है गायनोसियम। इसको कहते हैं जायांग। क्या कहते हैं? जायांग। ये आपका चौथा भाग, ठीक। तो पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग। कौन कौन से? आपसे देखिए क्वेश्चन पूछेगा पुष्प का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, तो ये बना लेंगे। अभी हम एक चित्र बनाए के भी दिखाएंगे आसान तरीके से। और आपको एक बार कई बार लांग में पूछता है कि पुष्प का सचित्र वर्णन कीजिए, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि किसी पौधे का जनन भाग पुष्प कहलाता है। पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला भाग कैलिक्स यानी बाह्य दल पुंज, दूसरा कोरोला यानी कि पहला कौन सा? बाह्य दल पुंज यानी कि कैलिक्स, दूसरा करोला या दल पुंज, तीसरा पुमंग, और चौथा कौन सा भाग होता है भाई? जायांग या गायनोसियम। ये 4 भाग होते हैं। अब आपको जैसे लिखने के लिए अगर आए तो कैसे लिखेंगे? तो ऐसे ही लिखेंगे। पुष्प का सचित्र वर्णन करने के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सचित्र वर्णन करने के लिए देगा तो सबसे पहले आपको चित्र बनाना होगा इसका, और फिर इसके चारों भाग देख लिए। अब आप इसको समझिए कि चूंकि हम पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन, लैंगिक जनन के लिए क्या होना चाहिए? नर और मादा भाग। तो आपसे ऑप्शन में जैसे 20 तो आपका ओएमआर रहेगा, तो उसमें आपको ऑप्शन में पूछता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा निम्न में से कौन सा पुष्प का नर जननांग है या पुष्प का मादा जननांग है। तो ध्यान से देखिएगा इसमें तो कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं पुष्प के भाई। कौन कौन से? देखिए कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम। अब फिगर में भी दिखा दिया आपको, देखिए फिगर में अब हम एक बनाते हैं फिगर, देखिएगा ध्यान से, ठीक। पुष्प का एक संरचना बना रहे हैं, देखिएगा ऐसे देखिए, ये देखिए पुष्प की संरचना है। इसमें सब बात आपको दिखाएंगे और इसी से लिखना भी बताएंगे कैसे आप लिखेंगे अगर आ जाता आपके पेपर में तो, ठीक। ये पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना के 4 भाग थे। पहला सबसे पहले कोई भी अगर पुष्प ले, जैसे अभी सरसों चल रहा, आप लोग अगर क्लास में देख रहे हो तो लेके सरसों अगर बैठेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। सरसों का पुष्प लीजिएगा, उसमें एकदम किनारे जैसे पुष्प लेंगे, एकदम किनारे देखेंगे हरे रंग का, देखिए ऐसे जैसे दिखा रहा है यहाँ पे, देखिए हरे रंग का ऐसे रहेगा। तो एक एक निकालते चलना, एकदम बाहर का जो निकालेंगे उसे हम क्या कहते हैं भाई? वो क्या होता है? बाह्य दल होता है। क्या होता है? बाह्य दल, ठीक है, बाह्य दल। और उसके जस्ट अंदर चलेंगे तो दूसरा निकालेंगे जिसको कहेंगे दल। कई दल जब मिल जाता है, जैसे 4 ठो 5, जैसे सरसों के पुष्प में देखेंगे तो ये 4 ठो रहता है। बाह्य दल भी 4, दल भी 4, हाँ। और पुमंग सरसों में 6, इसमें 4 दिख रहा है आपको, देखिए 1 2 3 4, लेकिन सरसों में देखेंगे 6 ठो दिखेगा आपको, ठीक है। और एक जायांग 1 होता है आपका, ठीक। तो पुष्प में सबसे पहला अगर कोई पुष्प लीजिएगा, सबसे एकदम इधर हरा हरा जो रहेगा उसको जब निकालेंगे तो सबसे पहला भाग निकलेगा भाई, जिसको हम क्या कहते हैं? कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं? सेपल।
यहाँ पे ठीक है, बोलने वाले थे सही, आप मक्खी बैठ गई, इसकी वजह से क्लास डिस्टर्ब हुआ। चलिए आइए देखते हैं पुष्प के, जैसे सबसे बाहर जब एकदम एकदम जो बाहर वाला होगा अगर उसको हटाएंगे तो पुष्प का सबसे पहला भाग है जिसको कहते हैं भाई सेपल। क्या कहते हैं? सेपल, जो कि आप पीछे देखिए, इसमें देखे भी यहाँ पे, तो फिगर ऐसे बना लेंगे ऐसे। तो चलिए आते हैं, जैसे आपसे पूछेगा कि पुष्प का नर जननांग क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा पुष्प का नर जननांग ए है, पुमंग। ठीक, पुष्प का नर जननांग कौन है भाई? पुमंग। ठीक, हाँ, पुष्प का नर जन, इकार नर जन, देखिए नर जननांग, पुष्प का नर जननांग। ठीक है, इसका सिंबल कई बार ऐसे बनाते हैं, देखिए ऐसे ऐसे, ये पुष्प का नर जननांग का सिंबल है। पुष्प का मादा जननांग पूछ दे तो क्या बताएंगे? यहां देखिए, यहाँ पे मादा जननांग, मादा जननांग को हम लोग छोटा बेबी से प्रेजेंट करते, देखिए ऐसे ऐसे है ना, ये मादा जननांग का सिंबल है भाई। किसका है सिंबल? मादा जननांग का। ठीक है, ये अच्छा, अब हमको जैसे लिखने के लिए देगा तो हम तो ऐसे लिख देंगे भाई कि पुष्प के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बाह्य दल पुंज, दल पुंज, पुंमंग और जाया। ठीक, तो हम देखते हैं, जब आप देखेंगे एकदम किनारे किनारे ढेर सारा रहेगा, तो जो ढेर सारा रहता है उसको एक कोष को हम क्या कहते हैं भाई? बाह्य दल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य दल। और सब मिला देंगे, जब देखिए एक यहाँ पे बादल, एक ये भी बादल, इस तरह से कई से चारों बगल रहेगा, उस सबको मिला देंगे तो हम उसे कहते हैं बाह्य दल पुंज। एक को कहेंगे बाह्य दल, यानी कि बाह्य दल पुंज की इकाई यानी यूनिट ऑफ द कैलिक्स इज नोन एज सेपल। यानी बाह्य दल पुंज की इकाई को हम क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं। इसी तरह से दल पुंज की इकाई को दल, पुमंग के इकाई को पुंकेसर, यानी कि ढेर का पुंकेसर, यानी कई पुंकेसर मिल करके क्या बनाता है? आपका पुमंग। ठीक, और जयांग अकेले होता है। देखिए, तो नर भाग कौन सा होता है पुष्प का? पुमंग, पुमंग की इकाई पुंकेसर। पुष्प का मादा जनन भाग कौन सा होता है भाई? जायांग। क्या है ये? मादा जनन भाग, मादा जनन भाग। क्या है? मादा जनन भाग। ठीक है, ये देखिए मादा जनन भाग, ठीक, मादा जनन भाग आपका ये है। ठीक ठीक, तो क्या हुआ आपका? नर जनन भाग, मादा जनन भाग हो गया। अच्छा, अब आगे हम लोग देखेंगे भाई, चूंकि हमको क्या पढ़ना है? पुष्प यानी कि पौधे में लैंगिक जनन, तो किसी भी लैंगिक जनन के लिए हमको पुष्प के 2 ही भाग की जरूरत होगी, नर भाग और मादा भाग। तो नर भाग कौन सा है? पुमंग। मादा भाग कौन सा है? जाया। ठीक है, तो हम इन्हीं दोनों के बारे में आपको पढ़ना है, पुमंग और जाया। ठीक, अच्छा, बाह्य दल पुंज पहला भाग, दूसरा, आप ऐसे समझिए जैसे कोई एक शादी लीजिए, शादी में सबसे इंपॉर्टेंट लोग कौन कौन से होते हैं भाई? लड़का या दूल्हा और दुल्हन। ठीक है, 2 ही इंपॉर्टेंट। उसी तरह से इस पुष्प, यानी कि उसके बाद देखिए बाराती लोग क्या होते हैं? बस जाते हैं, वो फिर खा के चले आते हैं, या फिर कुछ लोग बाद में आते हैं। लेकिन सबसे, अगर उसमें से दूल्हा या दुल्हन किसी एक को भी हटा देंगे तो शादी संभव नहीं है। इसी तरह से पुष्प में भाई 2 जननांग, नर जननांग और मादा जननांग का होना बहुत जरूरी, तभी लैंगिक जनन होगा। तो ये भाग, अच्छा, ये सब क्या है तब? यानी पहला और दूसरा जो है भाई, ये क्या करेंगे? इनको हम कहते हैं पुष्प का सहायक भाग। यानी ये कुछ जगहों पे जैसे होता है भाई शादी में भी कि फूफा का कहीं जगह रस्म होता है, कहीं जीजा का रस्म होता है, उसी तरह से इन लोगों का भी कुछ इसमें पार्ट है, इसमें कुछ ये लोग भी रोल है इन लोगों का। जैसे क्या कि सबसे सेपल आया, सेपल क्या करता है भाई? इसको पेटल को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। फिर जब ये धीरे से और ग्रो करेगा तो ये धीरे से निकल जाएगा। जैसे आप सरसों को देखे होंगे, अभी तो कुछ में पुष्प होंगे, लेकिन कुछ कुछ देखते खाली ऐसे ऐसे दिखता है भाई, डंठल, यानी खाली उसका बीज वाला पार्ट दिखता है। क्या हुआ? यानी उसका सेपल, यानी जब जैसे जैसे ग्रो करता है, सेपल पहले गिर गया, फिर पेटल गिर गया, यानी कि बादल गिर जाएगा, दल गिर जाएगा, और आपका पुंकेसर भी एक समय के बाद, यानी नर भाग जब निषेचन करा देगा तो वो भी धीरे से गायब हो जाएगा। तो फिर बचता अकेले फिर कौन है? यही। तो आप अकेले जो बचता है वहां पे क्या बचता है भाई? जायांग। यानी सरसों का इस समय जिसका इसका बीज वाला दिख रहा होगा, यानी फल वाला, वो समझिएगा क्या बचा है? जायांग। यानी और सब धीरे धीरे निकल गया, यानी बादल दल। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको एक बार सुनिएगा, ऐसे ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, ऐसे लिखना है। अब एक बार लास्ट बार ही बताएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। ठीक, कि पुष्प के कितने भाग होते हैं भाई? 4 भाग होते हैं। कौन कौन सा? ठीक, पुष्प में
दो सहायक होते हैं, दो आवश्यक होते हैं। आवश्यक मतलब उसके बिना लैंगिक जनन की संभव ही नहीं है। तो भाई कौन कौन सा आवश्यक होगा आपका, देखिए पुमंग एकदम आवश्यक होगा और जायांग एकदम आवश्यक। ये दोनों नर और मादा भाग है, बहुत आवश्यक हो, इन दोनों के बिना लैंगिक जनन संभव नहीं। कैसे लिखेंगे, तो जैसे बादल, पहला हेडिंग डालेंगे पुष्प बनाने के बाद पहला हेडिंग डालेंगे भाई, क्या डालेंगे पहला हेडिंग, बाह्य दल, बाह्य दल पुंज पहला हेडिंग। इसमें लिखेंगे यह पुष्प का आवश्यक भाग है जो पुष्प के सबसे बाहर पाया जाता है और इसके इकाई को बाह्य दल कहते हैं। हाँ? और यह दल को सुरक्षा प्रदान करता है। फिर आता है पुष्प का दूसरा भाग जिसको कहते हैं दलपुंज, और दलपुंज कहते हैं यह पुष्प का दूसरा सहायक भाग है जिसके इकाई को दल कहते हैं। ठीक, और यह पुंमंग को सुरक्षा प्रदान करता है। फिर तीसरे बात पे आते हैं भाई, पुमंग क्या होता है, तो कहते हैं यह पुष्प का सबसे महत्वपूर्ण भाग यानी आवश्यक भाग है और यह नर जननांग भी कहलाता है पुष्प का। ठीक, और इसकी इकाई को पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। और अंतिम भाग आता है तो बोलते हैं पुष्प का अंतिम भाग जायांग का, जायांग है। जायांग में क्या लिखेंगे, यह पुष्प का महत्वपूर्ण अंग है जिसे जिसे हम मादा जननांग भी कहते हैं और इसकी इकाई को स्त्री केसर, स्त्री केसर या पिस्टिल कहते हैं। तो इतना लिख लेंगे, ये हो जाएगा आपका पुष्प, पुष्प का सचित्र वर्णन। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, होगी तो कमेंट में बताइएगा जरूर क्या दिक्कत है या कोई, तो हम बताएं। तो ये हो गया आपका पुष्प का सचित्र वर्णन। ठीक है, अब हमको पढ़ना है भाई, चूंकि लैंगिक जनन पढ़ना है तो पुष्प के नर भाग और मादा भाग के बारे में बहुत जरूरी। तो हम अब शुरू करने वाले हैं पुष्प का नर भाग और मादा भाग। तो देखिएगा कौन कौन सा है नर मादा, पकड़ लिए एक बार फिर से। पुष्प का नर भाग पुमंग, इसके इकाई को पुंकेसर। पुष्प का मादा भाग जायांग, इसके इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। आइए पुष्प के नर भाग और मादा भाग के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए पुष्प के नर भाग और मादा भाग। तो पुष्प का नर भाग क्या होता है भाई, पुमंग, पुष्प का नर भाग। ठीक, क्या कहते हैं नर भाग को, पुमंग, पुमंग। ठीक, पुष्प का इधर लिखते हैं भाई, एक साथ दोनों चलेगा। पुष्प का मादा भाग जायांग। ठीक, अच्छा, पुमंग के इकाई को क्या कहते हैं, इकाई को कहते हैं भाई पुंकेसर, पुंकेसर। और जायांग के इकाई को क्या कहते हैं, स्त्री केसर। ए पुष्प का है भाई नर जननांग है और ये पुष्प का क्या है, मादा जननांग। ठीक है, पुष्प का ये देखिए, पुष्प का नर भाग पुमंग, पुमंग की इकाई पुंकेसर। पुष्प का मादा भाग जायांग, इसकी इकाई स्त्री केसर। ठीक है, सिंबल याद रखिएगा, पुमंग को ऐसे और स्त्री केसर यानी जायांग को ऐसे प्रेजेंट करते। आते भाई पुंकेसर क्या है, तो आपको पता ही है पुंकेसर क्या है। पुंकेसर, पुंकेसर नर, पुष्प का नर भाग है यानी नर जननांग है और जायांग पुष्प का मादा जननांग है। तो नर जननांग यानी पुंकेसर के बारे में देखिए, पुंकेसर का संरचना बना रहे, देखिए ऐसे ऐसे था, यानी पुंकेसर के संरचना में दो, ऐसे बोलेंगे पुंकेसर में कि पुष्प के नर जनन भाग को पुमंग कहते हैं। पुमंग की इकाई पुंकेसर कहलाती है। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एक ऊपर की ओर फूला हुआ भाग होता है या फूला हुआ भाग होता है जिसे हम कहते हैं भाई पराग कोश। क्या कहते हैं, पराग कोश कहते हैं। और एक डंठल की तरह संरचना लटकी होती है जिसे हम लोग तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, तंतु, तंतु यानी कि फिलामेंट, फिलामेंट। और परागकोश एंथर को कहते हैं।
ठीक, ये देखिए भाई पुष्प का नर भाग। पराग कोश के अंदर पराग कण होते हैं, पराग कण होते हैं। पराग कण को हम लोग कहते हैं भाई नर युग्मक। क्या कहते हैं? नर, यानी कि मेल गैमेट, नर, ठीक, नर। परागकण को नर युग्मक कहते हैं। तो ये मेल गैमेट मिल गया आपको। फिर से पुंकेसर के दो भाग होते हैं, ऊपर की ओर एक फुला हुआ भाग होता है जिसे परागकोश कहते हैं, और एक डंठल की तरह संरचना लटकी होती है जिसे हम लोग तंतु या फिलामेंट कहते हैं। परागकोश के अंदर परागकण होते हैं जिसे नर युग्मक कहते हैं। ठीक, आते हैं मादा। ठीक, ये पुष्प का मादा भाग है जायांग। इसके इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। और स्त्री केसर के भाई 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। देखिएगा 3 भाग कौन कौन से? स्त्री केसर, स्त्री केसर को कहते हैं पिस्टिल या कार्पल, पिस्टिल या कार्पल। ठीक है, तो इसके कितने भाग बताएं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? फिगर देखिए इसका पहले, फिर उसी में तीनों बता देंगे आपको। इसके 3 भाग। एक आधार की ओर फूला हुआ भाग होता है जिसे अंडाशय कहते हैं, जिसे अंडाशय कहते हैं। अंडाशय से एक नली के आकार की संरचना निकलती है जिसे हम लोग वर्तिका कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। और ऊपर की ओर एक चिपचिपी संरचना होती है जिसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। तो भाई स्त्री केसर के 3 भाग कौन कौन से? पहला अंडाशय, पहला कौन सा? अंडाशय, पहला अंडाशय, इसको कहते हैं ओवरी। दूसरा स्टाइल, और तीसरा स्टिग्मा। ये देखिए 3 भाग। पहला अंडाशय, क्या बोलेंगे फिर से? स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। आधार की ओर एक फूला हुआ भाग होता है जिसे हम लोग अंडाशय कहते हैं। इससे एक पतली नलिकाकार संरचना निकलती है जिसे हम वर्तिका कहते हैं। और इसके ऊपर एक चिपचिपा भाग होता है जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं। अच्छा, अंडाशय के अंदर, अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीजांड। देखिए बीजांड की संरचना ऐसे बनेगा, अभी अलग से भी हम ये सब पढ़ेंगे। देखिए ठीक, ये बीजांड, बीजांड। तो बीजांड, बीजांड के अंदर होता, ये देखिए बीजांड, पहले इसको लिख दे भाई, ये क्या है? बीजांड, बीजांड। ठीक, बीजांड। बीजांड के अंदर होता है अंड कोशिका। क्या होता है भाई? अंड कोशिका। और इसी को हम क्या कहते हैं? मादा युग्मक। क्या कहते हैं? मादा युग्मक। तो नर युग्मक किसे कहते हैं? परागकण को। अब मादा युग्मक किसे कहते हैं भाई? अंड कोशिका। किसको? अंड कोशिका, एग सेल को। तो स्त्री केसर, देखिए हमने पुंकेसर स्त्री का दोनों बताया। पुंकेसर सुनिए एक बार ऐसे ही कि पुंकेसर पुष्प का नर जनन भाग होता है। इसकी संरचना में 2 भाग होते हैं। एक ऊपर की ओर फुला हुआ होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? परागकोश कहते हैं। परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। परागकण को क्या कहते हैं? नर युग्मक कहते हैं। पुष्प का दूसरा जनन भाग जायांग, जो स्त्री केसर होता है, इसके इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। और स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। पहला भाग अंडाशय। अंडाशय किसे कहते हैं? बोले स्त्री केसर की संरचना में आधार या नीचे की ओर एक फूली हुई संरचना होती है जिसे हम अंडाशय कहते हैं। इससे एक नलिकाकार संरचना निकलती है जिसे हम वर्तिका कहते हैं। और वर्तिका के ऊपर एक चिपचिपा घुंडीदार संरचना होती है जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक, और अंडाशय के अंदर बीजांड होता है। क्या होता है? बीजांड होता है। और बीजांड के अंदर अंड कोशिका होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मादा युग्मक कहते हैं। याद रखिएगा, नर युग्मक क्या है? परागकण। मादा युग्मक क्या है? अंड कोशिका। ठीक, अब अभी देखिए हम क्या जाने भाई? नर युग्मक और मादा युग्मक। अब दोनों जब मिलेंगे
तब आपका क्या होगा, यानी कि निषेचन की क्रिया होगी। तो अभी हमने क्या देखा, पुष्प के सभी भाग, यानी कि सहायक भाग दो ठो थे, कैलिस करोला, दो आवश्यक भाग थे, कौन से, पुंकेसर और स्त्री केसर। अब हम लोग देखने वाले हैं भाई कि जब देखिए इसमें, जब आपका पराकोश में जो पराकण है, जब यहां से यहां पे जाएगा और यहां से जब यहां पे पहुंचेगा, तब ही मिलन होगा नर और मादा का। अब बिना नर मादा के मिले लैंगिक क्रिया होती नहीं है। तो नर मादा मिलने चाहिए भाई। तो अब हमको नर मादा को मिलाना है। जैसे मानव के केस में कहा था, बारात जाता है, बारात के बाद दुल्हन आती है, तब मिलते हैं वहां पे। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे कैसे समझेंगे हम लोग भाई, यहां पे कैसे पहुंचे, तो यहां पे दो तरीका है। देखिए क्या होता है कि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें नर मादा दोनों एक में रहता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि नर यहां पे है, मादा वहां पे है, तो कैसे मिलेगा भाई। यानी कि एक पुष्प देखिए यहां पे है नर वाला, और मादा यहां पे है, तो जाए कैसे। बात समझ रहे होंगे हम लोग भाई, गाड़ी से बस से कैसे जाते हैं, यहाँ पे कैसे जाएंगे। तो इसके लिए एक नई हेडिंग निकल के आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आप लोग पढ़े होंगे तो खुद ही बता, ध्यान में होगा, परागण। क्या कहते हैं, परागण। यानी परागण क्या है भाई, एक साधन है जिससे नर और मादा को पास में लाया जाता है। एक साधन हम लोग के लिए क्या था, वही बारात लेके जाना। अब जैसे एक ही जगह पर शादी हो जाए घरवा में, तब क्या होगा भाई, जरूरत नहीं पड़ेगा ना माध्यम का। जबकि यहां पे देखिए पुष्प में नर अलग भी अलग अलग रहेगा, तो जाना साधन चाहिए, अगर एक में होगा तो साधन नहीं चाहिए। तो इसके लिए हेडिंग क्या बनता है भाई, परागण। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं परागण। परागण देखिएगा, परागण के लिए पहले एक आपको संरचना दिखाते हैं, उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे। परागण देखिए, चलिए देखिएगा ये, परागण की संरचना देखते हैं हम लोग। पहले इसको समझिए, परागण यहां बताते हैं, देखिए फिर इधर, ठीक है। परागण, ठीक, परागण, परागण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिनेशन। क्या होता है पॉलिनेशन, ठीक। देखिएगा परागण, तो हम एक बना रहे, ध्यान दीजिए इधर, एक क्या बना रहे आप भाई, अभी पढ़ा है आप लोग को, सबको पता होगा, ये है आपका पराग कोश है। पराग कोश के अंदर होते हैं भाई पराग कण होते हैं। अब पराग कण को हम क्या कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं। और इधर देखिए बना दे रहे हैं आपका, ठीक है। तो ये नर का भाग है, यानी पुंकेसर है, पुंकेसर है स्त्री केसर, स्त्री केसर, ठीक। तो अब पुंकेसर यानी परागण, यानी नर भाग यह है, और नर भाग जब मादा भाग के पास पहुंचाना है भाई, उसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, पराग। तो परागण किसे कहते हैं, परागण किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं पुष्प के पराग कोश से, पुष्प के पराग कोश से, देखिए पुष्प है, पुष्प के परागकोश से पराग कण का, पुष्प के परागकोश से पराग कण का पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना या क्रिया क्या कहलाती है, परागण। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। अभी हम बताएं तो इसको पहुंचा, अभी भाई नर मादा अलग अलग है, तो पहुंचाना पड़ेगा, तो उसको पहुंचाना, चाहे एक मेरा चाहे अलग, उसको पहुंचाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, परागण। परागण यानी पहुंच जाएगा तब न मिलन होगा, तो पहले पहुंचाए, पहुंचाने का माध्यम क्या है भाई, उसको क्या कहते हैं, परागण। परागण किसे कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, यानी कि पराग कोश, पुष्प के पराग कोश से परागकण का पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की घटना ही क्या कहलाती है, परागण। अब परागकण हम बताए थे कि अगर एक का पुष्प में नर मादा दोनों है तब क्या होगा, और अलग अलग होगा तब क्या होगा। तो फिगर में देखिएगा, आपको बड़ा अच्छे से दिखेगा, ठीक है, कि एक है, देखिए यहां पे पुष्प भाई दो ठो लिया गया, ये दो ठो पुष्प, ठीक है।
इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, आपको अच्छे से दिखेगा इससे। ठीक, देखिएगा इधर, ये हाँ ये पुष्प है। इसमें देखिए हमने क्या बोला, अगर एक ही, जैसे ऐसे समझिए, देखिए ठीक, देखिए ऐसे, देखिए एक ये पुष्प है, मान लीजिए एक पुष्प है भाई, एक पुष्प, एक दूसरा पुष्प यहाँ पे, ठीक है, ये दो पुष्प हैं। क्या बोले, आपको परागण पता हो गया कि पराग से परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की घटना को परागण कहते हैं। अब सुनिएगा बड़ा ध्यान से भाई, ये देखिए दो प्रकार का परागकण होता है, एक होता है स्वपरागण, देखिए यहीं पे लिख देते हैं स्वपरागण, कौन सा परागण है, स्वपरागण, स्वपरागण, इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ये देखिए लिखा है सेल्फ पॉलिनेशन, या इसका दूसरा नाम है ऑटोगैमी। और ये पहला स्वपरागण, परागण का प्रकार दो प्रकार, स्वपरागण और एक होता है आपका पर परागण। देखिए ये है आपका क्रॉस पॉलिनेशन, इसको हम क्या कहते हैं भाई हिंदी में, पर परागण। आपको देख के ही समझ जाएंगे, आप लोग खुद ही बता देंगे इसकी परिभाषा भाई। क्या कि जब एक ही पुष्प के पराग कोश से परागकण निकले और उसी पुष्प के ही वर्तिकाग्र पर जाए तो ये होगा भैया स्वपरागण। और जब दूसरे पुष्प के, जब एक पुष्प के पराग कोश से परागकण निकले और देखो यहां, ये देखो इसी में जा रहा है, ये देखो यहां से निकला दूसरे पौधे के पुष्प पे जा रहा है, तो ये होगा पर परागण। यानी कि जब नर मादा दूर दूर होंगे तो वहां पे पर परागण होगा। और एक और होता है क्या कि पौधा तो सेम रहे लेकिन एक पुष्प से निकले और कहां चला जाए, दूसरे पुष्प पे, तो ये भी भाई स्वपरागण हुआ, एक ही पौधे में हो रहा है, ये भी स्वपरागण है। लेकिन एक इसका और नाम बोल देते हैं, ये जिटेनोगैमस। जिटेनोगैमस क्या है भाई, सजात पुष्पीय परागण, सजात पुष्पीय परागण, ठीक है, जो कि आप 12th में आएंगे तो और अच्छे से पढ़ना है इसको। तो क्या प्रकार का परागण होता है, दो प्रकार का, कौन कौन सा भाई, स्वपरागण पर परागण। स्वपरागण किसे कहते हैं, कहते हैं जब एक पुष्प के परागकोश से, देखिए एक पुष्प के परागकोश से परागकण क्या करे, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए तो स्वपरागण। जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए तो पर परागण। और जब एक ही पौधे के पुष्प के परागकोश से परागकण निकले और उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर जाए तो कौन सा परागण भैया, तीसरा पढ़ना है जिसका नाम है सजात पुष्प। ठीक, तो भाई पराग, अब देखिए स्वपरागण और पर परागण समझ गए होंगे आप लोग। कितने प्रकार के होते हैं परागण, दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, देखिएगा परागण यानी कि पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा बताएं, स्वपरागण और दूसरा आपका कौन सा है भाई, पर परागण। स्वपरागण में क्या बताए थे कि जब एक, देखिए एक पुष्प, दो ठो पुष्प इधर भी बना देते हैं, दो ठो उधर भी, चलिए दो ठीक, इसमें भी दो प्रकार बताए थे आपको। दो क्या था कि जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकले और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाए भाई तो कौन सा होगा आपका, स्वपरागण होगा, है ना, स्वपरागण। और ये भी स्वपरागण है लेकिन इसको एक अलग नाम देते हैं, क्या कि जब एक पुष्प से निकले और उसी पौधे के दूसरे पुष्प पे चला जाए तो उसको कहते हैं सजात पुष्पीय परागण। ठीक, और पर परागण में क्या था भाई कि इसमें पुष्प भी, पौधा यानी कि पौधा भी अलग रहेगा और पुष्प भी अलग रहेगा। स्वपरागण में कम से कम एक पौधे में दोनों काम होगा, एक पौधे, और इसमें दोनों। तो स्वपरागण पर परागण आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, स्वपरागण पर परागण में अंतर पूछता है खूब,
क्या अंतर है भाई स्वपरागण? तो स्वपरागण के लिए ध्यान दीजिएगा कि एक ही पुष्प में दोनों है भाई, नर और मादा दोनों है। इसमें क्या होगा, हमको कोई माध्यम नहीं चाहिए, यानी एक ही घर में, यानी एक ही पुष्प में हो रहा है, तो इसमें भाई कोई हमको ले आने वाला नहीं चाहिए ना, परागण कोई लाए, तो इसमें हमको माध्यम की आवश्यकता नहीं हो, यानी कोनो साधन ना चाहिए, गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं चाहिए ले जाने के लिए। जबकि परागण में भाई नर यहाँ बा, मादा यहाँ बा, तो यहाँ से यहाँ ले जाए बदे हमके माध्यम चाहिए, माध्यम। और ये माध्यम क्या होता है भाई पुष्प में? तो आप जानते हैं, देखते हैं, रंग बिरंगा पुष्प होता है, भौरा बैठता है या तितली बैठती है वहां, फिर वहां से उड़ के जाती है कहीं और, तो उसके शहद या मकरंद को जो चूस के लेके जाती है, उसी के साथ उसका परागकण भी लेके चली जाती है, और जब दूसरे पुष्प पे जाके छोड़ देती है उसके वर्तिकाग्र पर, तो वहां पे पहुंच जाता है। ये होता है आपका पराग, यानी माध्यम की आवश्यकता होती है पर परागण में। पहला बात ध्यान रखिएगा, अंतर पहला, स्वपरागण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, पर परागण में माध्यम की आवश्यकता होती है। स्वपरागण में क्या होगा भाई? स्वपरागण में आप नई प्रजाति का पौधा प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों भाई? क्योंकि वो एक ही जो पुष्प है उसी के पुष्प में स्वपरागण हो रहा, तो नया कहां से आएगा? और जब देखिए यहाँ पे दो अलग अलग, नर अलग मादा अलग अलग है, अलग अलग पुष्प की प्रजातियां, तो भाई आएगा आपको कुछ थोड़ा सा भिन्न आएगा, अच्छा क्वालिटी का भी आ सकता है, अच्छा ही आता है। यानी कि दूसरा अंतर क्या होगा, इसमें हम नई प्रजाति के पुष्प को प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि इसमें नई प्रजाति के पुष्प को प्राप्त कर सकते। ठीक, ये दो एकदम सब अंतर एकदम इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। स्वपरागण में एक ही पुष्प के परागकोश उसी पे जाएंगे, इसमें अलग हो जाएंगे। तो ये तो हो गया। अब माध्यम के आधार पे पर परागण कई प्रकार के होता है, जो कि आपको कक्षा 12 में पढ़ना है, यहाँ पे नहीं पढ़ना है। तो ये हो गया क्या 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 अभी तक पढ़े हम लोगों ने भाई? पुष्प यानी पौधे का जनन भाग पुष्प कहलाता है। पुष्प के 4 भाग होते हैं, कौन कौन सा? बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुमंग, जायांग। फिर इसके बाद पुमंग की इकाई को पुंकेसर, जायांग की इकाई को स्त्रीकेसर। पुंकेसर के 2 भाग कौन कौन सा था? बाह्य वाले भाग को, ऊपर वाला एक फूला हुआ भाग था जिसे हम परागकोश कहते थे, जिसमें परागकण होता था, जिसे हम नर युग्मक कहते हैं। और जायांग में आपका होता है स्त्री केसर। स्त्री केसर के 3 भाग थे, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। और अंडाशय के अंदर था बीजांड, बीजांड के अंदर था अंडकोश का, जिसे हम कहते थे मादा युग्मक। और हमको अब नर को मादा के पास पहुंचाने के लिए एक क्या चाहिए था? परागण। परागण किसे कहते हैं? बहुत अच्छे से बताया आप लोग को, आ गया होगा। स्वपरागण पर परागण किसे कहते हैं? दोनों में अंतर। ठीक, अब भाई देखिए, यानी कि पहुंच गया, कहां पहुंच गया? परागण वर्तिकाग्र। तो इसके बाद की घटना देखते हैं, यहां पे आइएगा कि यदि जब देखिए भाई ये पहुंच गया, देखिए ये देखिए यहां पे आपका, ये देखिए आपका ये परागकण पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया। और इधर अंदर क्या है आपको पता है? क्या है अंदर भाई? ये देखिए बीजांड, यहाँ पे क्या है? बीजांड। ठीक, और यहीं पे आपकी क्या है? ये है आपका अंड कोशिका, अंड कोशिका, अंड कोशिका, एग से। और यही आपका मादा युग्मक है, यानी ई का है आपका परागकण। क्या है? परागकण, यानी कि परागकण नर युग्मक ये है, ये देखिए नर युग्मक है भाई, ये है नर युग्मक। और नीचे आपका क्या है? मादा युग्मक। क्या है? मादा युग्मक। ठीक है, नर युग्मक और मादा। अब ये नर युग्मक को मादा युग्मक के पास आना है, जब आएगा तब ही निषेचन होगा, यानी तभी लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होगी। तो अब परागकण यहां पे कैसे आएगा? तो ये देखिए, इसको यहां परागकण आएगा, फिर यहां से विकास होगा किसका? पराग नलिका का विकास होता है। किसका विकास होता है परागकण में? पराग नलिका का। और यही पराग नलिका के माध्यम से ही जो आपका परागकण यानी कि नर युग्मक होगा, वो कहां पहुंच जाता है आपका? ये देखिए, ये किसका है? ये क्या है? पराग नलिका। क्या है? पराग नलिका। पराग नलिका का विकास होता है परागकण में। ठीक, और अच्छे से कक्षा 12 में आप लोग पढ़ेंगे कि परागकण के बारे में भी पढ़ना है, कि परागकण की संरचना क्या होती है, कैसे होती है, परागकण में कैसे कैसे नर युग्मक जाते हैं भाई, इसमें कैसे बनता है,
नली कैसे बनती है, तो फिर इसमें आप जानते हैं कि ये अंदर जाएगा, फिर यहाँ से आएगा तो पराग नली का विकास होता है, और इसमें दोनों नर युग्मक जो है यहाँ पे देखिए धीरे धीरे जाएगा यहाँ पे, और फिर पराग नलिका हिलेगी यहाँ पे, तो ये मिल जाएगा। यानी कि जब आपका ये परागकण किससे, अंडकोशिका से मिल जाएगा तो निषेचन की क्रिया संपन्न, यानी कि नर और मादा दोनों मिल गए। और जब मिलेगा भाई तब क्या होगा, तो इसके लिए पहले आप देखें, ये हो गया, इसको हेडिंग एक बोलते हैं भाई कि परागकण में निषेचन की क्रिया को समझाइए कैसे होता है। तो ऐसे होता है, क्या कहेंगे, परागकण में पराग नलिका का विकास हो जाता है और इसी के माध्यम से नर युग्मक जो होता है कहाँ, बीजांड में, ये क्या है, बीजांड है, ये देखिए आपका बीजांड है भाई, ठीक, बीजांड में आ जाता है, ठीक, बीजांड में जाता है, बीजांड में आपका अंडकोशिका से मिल जाता है, बीजांड में मिलता है तो होता है। तो क्या है, मैं हेडिंग अगला पढ़ने वाला है, निषेचन। देखिए निषेचन क्या होता है, निषेचन, निषेचन देखिए निषेचन को इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, निषेचन क्या होता है, तो वही कहेंगे नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते, ठीक है। यानी नर मादा जब मिल जाए, या उसको एक वर्ड और यूज करते हैं यहाँ पे, संलयन की क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन, संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है। ऐसे जाएगा ऊपर ना, निषेचन कहते हैं, निषेचन कहलाती। अच्छा इसको देखिए ऐसे, यहां पे देखिए ये था ना, इसमें देखिए आपका ये नर्वस जब आके यहाँ पे मिलेगा, अंडकोशिका से मिलेगा तो निषेचन होगा। तो उसको क्या कहते हैं, नर युग्मक क्या है आपका, नर युग्मक परागकण, तो ये होगा, देखिए यहाँ पे नर युग्मक क्या है, परागकण, यानी परागकण जब मादा युग्मक यानी अंडकोशिका से मिलेगा तो निषेचन होगा। तो यानी कि एन और एन मिलेगा तो बनेगा 2n, यानी कि जब निषेचन हो जाएगा भाई, निषेचन हो जाएगा तो क्या होगा, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट को कहते हैं हिंदी में युग्मनज। क्या कहते हैं, युग्मनज। और यही जाइगोट जो बनता है और फिर ये बनाता है आपका भ्रूण। क्या बनाता है, भ्रूण, जिसको कहते हैं एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के बाद ये बनता है क्या आपका बीज। और जब बीज बनाएंगे, बीज देके बन गया बीज, सीड। यानी कि पहले जाइगोट, कैसे निषेचन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट यानी युग्मनज बनेगा। युग्मनज के बाद क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। भ्रूण के बाद बीज बनेगा। अब बीज आ गया, फिर से बो दीजिए, फिर से नया पुष्प तैयार। शुरू कहां से किए थे, पुष्प से, फिर कहां आ गए, पुष्प पे। तो यही है भाई निषेचन, यानी कि लैंगिक जनन। यानी एक पुष्प से, यानी कि जब शादी होगा तो बच्चा पैदा होगा, फिर बच्चे की शादी होगी, फिर नया बच्चा आएगा, वही सेम कहानी। तो युग्मनज, फिर भ्रूण, फिर बीज, फिर बोएंगे, फल आएगा। ठीक है, तो ये आपकी है पुष्प में लैंगिक जनन। ठीक है, तो फिर से एक बार एकदम तेजी से समझेंगे। अच्छा ठीक, चलिए आइए देखिए इधर। तो हाँ, क्या समझेंगे एक बार, पूरा एक बार समझ लेते हैं 2 मिनट में। क्या क्या है आपका, पहला हम लोग क्या जाने कि पुष्प में लैंगिक जनन में पुष्प के 4 भाग होते हैं आपके। कौन कौन से भाग होते हैं आपके, अच्छा ये तो समझ गए होंगे आप लोग कि पुष्प के भाई 4 भाग होते हैं। पुष्प के नर भाग कौन है, मादा भाग कौन है, उसकी इकाइयां समझ गए। फिर परागकण क्या होता है, स्वपरागण क्या होते हैं, परपरागण क्या होते हैं। इसके बाद
निषेचन किसे कहते हैं, जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक जब मिलेगा संलयन होगा तो निषेचन, निषेचन के बाद क्या होगा, युग्मनज यानी जाइगोट बनेगा। और जाइगोट आपका फिर किस में बदल जाए, युग्मनज जो बनता है वो बदलता है किसमें, भ्रूण में। अब भ्रूण किस में बदल जाता है, बीज में, और फिर यही बीज लगाएंगे नया पुष्प आ जाएगा। ये था आपका पुष्प में लैंगिक जनन। पुष्प में क्या था, लैंगिक जनन। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन के प्रकार और पुष्प में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं भाई आपका कौन सा, मानव में जनन। रुकिए थोड़ा, तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोगों ने देखा पुष्प में लैंगिक जनन देख लिया, अब हम लोग यानी पौधों में देखा, पुष्प के भाग सब देख लिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई मानव में जनन, जो कि आपको पढ़ना है मानव में जनन। ठीक, तो मानव में जनन देखिए, मानव में जनन, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, देखिए मानव में जनन। मानव में जनन, ठीक है, इसको समझिएगा, पहले पहले सुनिएगा थोड़ी सी बात अच्छे से, फिर इसके बाद। तो भाई मानव के अंदर आते हैं नर जनन तंत्र और मादा जनन, यानी कि पुरुष जनन तंत्र और स्त्री जनन तंत्र। आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक कभी कभी हर साल लगभग या तो कभी कभी पूछा ही है, पक्का पूछता है, 5 नंबर में पूछेगा, 5 नंबर में पूछेगा या तो नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए या तो मादा जनन तंत्र। तो हम पहले एकदम छोटा सा बताएंगे कि मानव में जनन कैसे होता है। तो मानव में जनन के लिए आपको क्या 2 लोग की जरूरत पड़ेगी, कौन से 2 लोग चाहिए भाई आपको, नर और मादा, यानी स्त्री और पुरुष 2 चाहिए मानव में जनन के लिए। कौन कौन से 2 चाहिए आपके, देखिए 2 चाहिए, कौन कौन, पुरुष जनन तंत्र एक है, कौन सा, पुरुष और स्त्री। ठीक है, पुरुष को कहते हैं भाई मेल और स्त्री कहते हैं, और ये दोनों जब तक नहीं रहेंगे मानव में लैंगिक जनन की क्रिया संभव नहीं होगी, है ना। यानी जब पुरुष और स्त्री आपस में मिलते हैं तब नया बेबी या बच्चा या शिशु का जन्म होता है, वही लैंगिक जनन है, हमको पढ़ना। यानी कि एक मानव से शुरू करें तो नए मानव की बात आ जाए तो वही है आपकी लैंगिक। तो देखते हैं, तो यानी कि मानव में जनन में हमको पुरुष जनन तंत्र और स्त्री जनन तंत्र के बारे में सबसे पहले जानना होगा भाई कि स्त्री जनन तंत्र या पुरुष जनन तंत्र क्या है। इसके बाद तब हम लोग क्या, तब हम जानेंगे क्या भाई कि पुरुष में कैसे है स्त्री। देखिए, तो पुरुष जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और स्त्री जनन तंत्र यानी कि मादा जनन तंत्र। तो पुरुष जनन तंत्र और स्त्री जनन तंत्र, तो इसमें ऐसे समझो, पहले सुन लीजिए थोड़ा सा फिर इसके बाद बात। तो इसमें सबसे पहले आप लोग जैसे ऐसे समझिए, एक शादी को लीजिए, नई नई शादी, जैसे मान लीजिए किसी के घर में लड़के को देखने आए, फिर लड़के वाले लड़की को देखने जाएंगे, तो उसके बाद क्या होता है अगला स्टेप कि लड़की पक्ष वाले लड़के पक्ष की जानकारी कहीं और से या कैसे भी पता करते पूरा अच्छे डिटेल, और लड़के वाले लड़की के बारे में, यानी दोनों अच्छे से उसके बारे में छानबीन कर लेते हैं। तब इसके बाद आपका क्या होता है भाई, तब रिश्ता पक्का होता है, यानी कि तब अगला आगे का भाग वही सेम कहानी इसमें चलेगा। यानी सबसे पहले हम लोग को भाई इस पुरुष जनन तंत्र के बारे में जानना अच्छे से, और स्त्री जनन तंत्र के बारे में जब अच्छे से जान जाएंगे तब इसके बाद, तो यानी कि नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, यानी कि इसमें 2 जानना हमको, कौन कौन सा, नर जनन तंत्र पहला, या इसी को पुरुष जनन तंत्र भी कहते हैं, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और दूसरा कौन सा बताएं, मादा जनन तंत्र,
मादा जनन तंत्र, इसको कहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, नर जनन तंत्र और मादा। ठीक, क्वेश्चन पूछता है नर जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो हम पहले आपको चित्र बनाना सिखाते हैं, थोड़ा देखिएगा कैसे चित्र बनाएंगे भाई नर जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र का। पहले नर जनन तंत्र का देखते हैं, फिर हम आपको चित्र दिखा भी देते हैं। आपको ये आसान लगेगा बना दीजिएगा, पूरा नंबर देता है, कोई काटने वाला नहीं। देखिए ध्यान से देखिएगा, नहीं बना होना नहीं पाएंगे आप लोग भाई। ये है नर जनन तंत्र। ठीक है, ये नर जनन। ठीक, ये देखिए नर जनन तंत्र। और मादा जनन तंत्र का देखिए कैसे बनाएंगे। नर जनन तंत्र का, मादा जनन तंत्र का पहले फिगर बनाना जान लीजिए। इसको हटाते हैं, देखिए ऐसे, फिर देखिए ये देखिए नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र में और बना दीजिएगा अच्छे से थोड़ा ऐसे। ठीक, ये नर जनन तंत्र। अब ये तो फिगर हो गया दोनों का, नर जनन तंत्र मादा जनन तंत्र। इसमें जैसे आपको देगा सचित्र वर्णन करेंगे तो इसमें चित्र में देखे बताएंगे ना क्या क्या है भाई। जैसे हम लोग पुष्प वाले में देखे थे नर जननांग, तो अभी तो उसमें क्या था पुमंग और जयांग। उसी तरह से इसमें पुरुष स्त्री, तो पुरुष में भाई क्या है नर युग्मक, क्या है मादा युग्मक। उसमें नर युग्मक क्या था परागकण, मादा युग्मक क्या था अंडकोश का। जैसे अब यहाँ पुरुष में नर युग्मक होता है शुक्राणु यानी स्पर्म, और स्त्री में होता है अंडाणु। तो इस शुक्राणु अंडाणु कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं नर जनन तंत्र का भाग, यानी नर जनन तंत्र के, ये तो नर जनन तंत्र की संरचना होती है, इसके भाग भी है। तो सबसे प्रमुख भाग नर जनन तंत्र का सबसे प्रमुख भाग कौन सा होता है, देखिएगा ए है। सबसे प्रमुख भाग, पहला सबसे प्रमुख भाग जिसको हम कहते हैं भाई ब्रिसड। क्या कहते हैं, ब्रिसड, इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिस। ठीक, पहला भाग। दूसरा ब्रिसड के ब्रिसड, पहला ये भाग कौन था ब्रिसड। ब्रिसड के ऊपर एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक आवरण पाया जाता है जिसे हम कहते हैं भाई ब्रिसड कोश, यानी ये देखिए ब्रिसड है, ब्रिसड, इसके ऊपर आवरण जिसे हम कहेंगे दूसरा भाग कौन सा ब्रिसड कोश। अब एक क्वेश्चन यहां से पूछता है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा भाई, स्क्रोटम, पहले इसको सुनते चलिए एक यहीं पे हो जाए, है ना। ठीक, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। जिनको नहीं समझ में आएगा वो क्या करेंगे भाई कि इसको रोक करके फिर से एक बार देख लीजिएगा रिपीट करके। ठीक, आइए ब्रिसड, ब्रिसड क्या है पहले तो आप लोग सुनिए। नर जनन तंत्र का सबसे प्रमुख भाग ब्रिसड कहलाता है। कौन सबसे प्रमुख भाग क्या कहलाता है भाई, ब्रिसड कहलाता है। अब ब्रिसड जोड़े में, यानी एक जोड़ी ब्रिसड होता है और आपके शरीर से बाहर लटका हुआ रहता है। तो अब आपसे क्वेश्चन यही पूछता है कि बताइए शरीर के सब अंग तो बॉडी में है, कि काहे ब्रिसड लटका हुआ है, यानी काहे शरीर से बाहर होता है। तो उसका आंसर आपको देना होगा भाई। कैसे देंगे, तो कहते हैं कि आपके शरीर का तापमान कितना होता है, सबको पता होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, फारेनहाइट में 98.6 फारेनहाइट, केल्विन में जोड़ देंगे 273 में आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा। तो इतना होता है, लेकिन ब्रिसड का टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर यानी शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। अब फिर आएगा अगला क्वेश्चन कि कम काहे होता है, अगर कम ना होगा तो शुक्राणु निकलेंगे नहीं। इसीलिए तो क्वेश्चन क्या हुआ आंसर, कि क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए ब्रिसड उदर गुहा, ऐसे बोलता है उदर गुहा यानी पेट यानी शरीर के अंदर क्यों नहीं होता है, तो कहेंगे क्योंकि ब्रिसड का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, इसीलिए ब्रिसड को शरीर से बाहर रखा गया, यानी उदर गुहा से बाहर रखा गया।
कि जिससे शुक्राणु आसानी से निकलते। ठीक, तो वृषण क्या क्या बात बताए इसमें भाई? वृषण में पहला बात ध्यान से समझिएगा, पहला बात बोले कि यह एक जोड़ी होता है। कितना? एक जोड़ी होता है। दूसरा बात क्या बताएं? उदर गुहा के बाहर होता है। उदर गुहा के बाहर का आंसर दे देंगे ना, क्या कहेंगे कि क्योंकि इसका तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, इसीलिए वृषण को उदर गुहा से बाहर रखा गया है। और एक बात और जानिएगा भाई, वृषण से ही क्या निकलता है? शुक्राणु निकलता है। क्या निकलता है? शुक्राणु, यानी कि स्पर्म। और आपको बता दें यूपी बोर्ड में बहुत सारे जगहों पे सब चीजें नहीं पढ़ाई जाती, छोड़ दिया जाता है नर जनन मादा जनन तंत्र के नाम से कि बच्चे पढ़ लेंगे, जाओ यही सब क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चा नहीं कर पाता है। वो सबको बड़ा अलग अलग लगता है कि कैसे प्रेजेंट करे बच्चा, कुछ और पूछे तो आपको देखिए कुछ इसमें पूछ ही नहीं पाएंगे आप लोग, क्योंकि सबका आंसर आपको यही में मिल जाएगा। ठीक, तो पहला भाग वृषण, सबसे प्रमुख भाग वृषण होता है, एक जोड़ी होता है, उदर गुहा के बाहर क्यों होता है बता दिए, इसके शुक्राणु होता है, और ये शुक्राणु यानी स्पर्म कोई हम क्या कहते हैं भाई? नर युग्म। क्या कहते हैं? नर युग्म। ठीक, नर। अब आते हैं वृषण कोश क्या करता है? ये क्या करता है? उसको यानी वृषण को चारों तरफ से घेरे रहता है, उसको एक सुरक्षा। ठीक है, तो ये हो गया 1 2। तीसरा, अब देखिए यहां से वृषण कोश हो गया। वृषण कोश के बाद इसी में ना वृषण के अंदर, अब ये सब बात अब कक्षा 12 में आएंगे तब पढ़ेंगे कि कक्षा वृषण को काट के दिखाया जाएगा कक्षा 12 में आपको, कि इसके अंदर शुक्राणु 4 स्टेप अलग अलग में बनते हैं, जो कि कक्षा 12 में। तो आपको बस इतना याद रखिए, वृषण के अंदर शुक्राणु भी बनते हैं। शुक्राणु से एक यहीं पे देखिए आती है कुंडलित संरचना होती है, जिसे हम तीसरा भाग बोलते हैं भाई। कौन सा भाग? तीसरा, अधिवृषण। कौन सा? अधिवृषण। अधिवृषण इसको कहते हैं भाई एपिडिडाइमिस। पहले पार्ट देख ले फिर एक एक की बात करें। अधिवृषण, अधिवृषण में क्या होता है? जो शुक्राणु बने हैं ना वृषण में, वो जाके कहां? अधिवृषण में एकत्रित। अधिवृषण एक कुंडलित, लंबी कुंडलित संरचना होती है, इसमें शुक्राणु को इकट्ठा किया जाता है ना? शुक्राणु को इकट्ठा किया, जब भी संभोग यानी सेक्स होता है तो यहीं से स्पर्म निकल के जाता है यहां पे। चलिए, तो पहला भाग वृषण, इसके ऊपर सुरक्षा वृषण कोश, फिर अधिवृषण। अधिवृषण, अब देखिए स्पर्म यहां पे निकला भाई, स्पर्म, और स्पर्म को ले भी जाया जाएगा, स्पर्म को ले जाया जाता है भाई। देखिए ऐसे यहां से स्पर्म निकला है, यहां पे इकट्ठा हुआ, फिर देखिए स्पर्म जा रहा है। ये स्पर्म को ले जाता है, कोई नली भी होगी स्पर्म को ले जाने वाली, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? देखिए जितने पार्ट है भाई उसके सब हम एक कलर से लिख रहे हैं, देखिएगा ये कौन कौन सा, यहां ध्यान दें, पहला, दूसरा, तीसरा, देखिए तीसरा है, और चौथे नंबर पे देखिए कौन सा? शुक्रवाहिनियां। कौन सा? शुक्रवाहिनियां। शुक्रवाहिनियां क्या है? शुक्राणु को ले जाने वाली नली है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं भाई वास डिफरेंस। क्या कहते हैं? वास डिफरेंस। ठीक, शुक्रवाहिनियां, शुक्रवाहिनियां कहां तक ले जाती है? तो वहां तक ले जाती है भाई कहां पे? तो यह नर जनन तंत्र का अगला भाग जो है आपका क्या? ग्रंथि। पहला वृषण, दूसरा वृषण कोश, तीसरा अधिवृषण, चौथा शुक्रवाहिनियां। अब इस शुक्राणु कहां तक जाता है? यहां देखिए नर जनन तंत्र में एक ग्रंथि भी पाई जाती है भाई, जिसे हम लोग कौन सा ग्रंथि कहते हैं? शुक्राशय ग्रंथि कहते हैं। कौन सा? शुक्राशय। शुक्राशय, इसको हटा देते हैं। ये पत्ती जैसी संरचना होती है, इसे हम शुक्राशय ग्रंथि कहते हैं, और इसके इधर उधर जोड़े में ग्रंथियां होती है। 3 प्रकार के ग्रंथि पाई जाती है, जिसको हम नीचे लिखेंगे भाई, क्योंकि वो अब वहां पे जगह नहीं, देखेगा यहाँ नीचे। ठीक, तो यहाँ पे इसको देखिएगा ग्रंथि, ये 5वें नंबर पे जो है डी आएगी, कौन सी? ग्रंथि। तो नर जनन तंत्र में आपको भाई एक ही ग्रंथि को जानना है, जबकि 3 ग्रंथियां हैं, एक ही। तो हम
तीनों लिख देते हैं लेकिन बताएंगे सिर्फ एक के बारे में। पहला, सबसे पहला प्रोस्टेट ग्रंथि, देखिए यहाँ पे सिंबल से हम करेंगे पी मतलब प्रोस्टेट ग्रंथि। फिर इसके बाद सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल, फिर इसके बाद प्रोस्टेट, सेमाइनल वेसाइकल, फिर बल्बो यूरेथ्रा या काउपर्स ग्रंथि। तीन, यहाँ तीनों लिख देते हैं। पहला प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। दूसरा उसको कहते हैं भाई शुक्राशय, शुक्राशय ग्रंथि। ठीक। तीसरा है आपका कौन सा, ठीक, तीसरा कौन सा है आपका, तीसरा काउपर्स, काउपर्स या उसको कहेंगे बल्बोयूरेथ्रा। चलिए हिंदी में लिख देते हैं, बल्बो यूरेथ्रा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है जो आपको पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा ये। ठीक, तो ये ठीक, तो ये आपका है क्या, नर जनन तंत्र। फिर सुनिएगा, नर जनन तंत्र का सबसे प्रमुख भाग वृषण होता है। वृषण एक जोड़ी होता है, उधर गुहा के बाहर होता है। क्यों बाहर होता है, फिर बता दिया आपको क्यों, क्योंकि इसका शरीर के तापमान से कम होता है। शुक्राणु, शुक्राणु से नरयुग्मक निकलते हैं, है ना, नरयुग्मक, शुक्राणु को नरयुग्मक कहते हैं। फिर इसके बाद अब शुक्राणु यानी कि वृषण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या होता है, वृषण कोष होता है। वृषण कोष के बाद फिर अधिवृषण में क्या होता है, शुक्राणु इकट्ठा रहता है, यहां से शुक्रवाहिनिया के द्वारा कहां जाता है, वो ध्यान दीजिएगा, शुक्राशय। कहां पे, शुक्राशय ग्रंथि में जाता है। अब एक क्वेश्चन फिर यहाँ पे पूछता है, बड़ा बढ़िया, ठीक है। सब लोग सुने भाई कि गाय हो चाहे भैंस हो, जिनके जिनके घर पहले क्या होता था, ले जाके बांध देते थे कहीं पेड़ ओड़ पे, वहां पे साड़ या बैल रहता था, है ना, तो हो जाता था वहां पे। तो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे तो अब सुने होंगे सब लोग कि भाई सीमेन चढ़ाया गया गाय को या भैंस को, सीमेन। तो सीमेन और शुक्राणु में बहुत अंतर है, सीमेन और शुक्राणु में अंतर होता है। क्या होता है, तो देखिए यहां तक, कहां तक, यहां तक, ये जो जा रहा है आपका यहां तक, यहां तक, है ना, यहां तक ही क्या होता है भाई, शुक्राणु होता है। और जैसे ही यहां पे आएगा अभी शुक्राणु नहीं रह जाएगा, इसको हम कहते हैं भाई सीमेन। क्या कहते हैं, सीमेन। हिंदी में नाम इसका होता है भाई वीर्य, बड़ा बेकार नाम लगता है हिंदी में कि वीर्य। सीमेन खूब सुने रहते हैं, जब वीर्य सुन लेते हैं तो कहते समझ में नहीं आई वीर्य क्या है, सीमेन को ही वीर्य कहते हैं। अब यहाँ पे अब बात यह कि सर जी सीमेन कैसे हो गया, कैसे हो गया भाई, तो यहां पे देखिए, यानी कि शुक्राशय ग्रंथि में एक पीले रंग का द्रव होता है जब ई, किससे, पीले रंग का द्रव होता है जब ई जैसे ही शुक्राणु से मिलेगा, वो शुक्राणु शुक्राणु नहीं रह जाता है, उसे हम सीमेन कहते हैं। तो सीमेन कब कहा जाएगा, यानी कि शुक्राशय ग्रंथि से जो तरल पदार्थ यानी येलो रंग का या पीला जो तरल पदार्थ होता है, जैसे ही शुक्राणु से मिलता है, अब वो शुक्राणु शुक्राणु नहीं रह जाता, वो वीर्य यानी कि सीमेन बन जाता है। और यही सीमेन किससे भाई, मूत्र मार्ग, ये क्या है, मूत्र मार्ग, जिस रास्ता से, चलिए अगला हेडिंग है यही, तो इसको भी उसी से करते हैं सेम कलर से, यानी कौन से नंबर पे, देखे 4 5 हो गया, 6वें नंबर पे है, 6वें नंबर, देखिए 6वें नंबर पे कौन सा है आपका, मूत्र मार्ग। ठीक, ये देखिए आपका मूत्र मार्ग, ये 6वां नंबर, मूत्र मार्ग, ठीक है, मूत्र मार्ग। इसको कहते हैं भाई यूरेथ्रा, क्या कहते हैं, यूरेथ्रा, ठीक। और ये है आपका शिश्न, क्या है, शिश्न, लास्ट शिश्न। और इसी के रास्ते आपका, जिस रास्ते से मूत्र निकलता है उसी रास्ते से वीर्य यानी सीमेन भी बाहर निकलता। तो ये हुआ नर जनन तंत्र, क्या है, नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन। देखिए भाई जितना बात बोले वही सब लिखना है, तो लिख लेंगे कि ये सब भाग बता दिया आपको। कितने भाग टोटल हुए नर जनन तंत्र के, 7 भाग। पहला वृषण, दूसरा वृषण कोष, तीसरा अधिवृषण, चौथा कौन सा, शुक्रवाहिनियां, 5वां कौन सा बताएं,
ग्रंथि तीनों तो शुक्राशय ग्रंथि में क्या याद रखना भाई, एक पीले रंग का रंग का द्रव निकलता है, जब शुक्राणु से मिल जाता है तो वो सीमेन बन जाता है। फिर इसके बाद मूत्र मार्ग, जिस रास्ते से यहाँ पे ये ध्यान रखना, रख लीजिएगा यहीं पे देखिए मूत्र, ये आपका मूत्राशय, क्या है मूत्राशय। मूत्राशय में क्या होता है, मूत्र एकत्रित यानी कि यूरिन इकट्ठा रहता है ना। ये नर जनन तंत्र हो गया। अब बात करते हैं भाई मादा जनन तंत्र की, किसकी, मादा जनन तंत्र की बात करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा फिगर में मादा जनन तंत्र है, ठीक है। मादा जनन तंत्र में आपका जिस तरह से नर जनन तंत्र का प्रमुख भाग क्या था, वृषण, ध्यान रखिए नर युग्मक शुक्राणु, उसी तरह से मादा जनन तंत्र का सबसे प्रमुख भाग कौन सा होता है, देखिए इसका अलग कलर से लिखेंगे, सब हेडिंग इसी कलर से रहेगा, यही हेडिंग आप बना बना के लिखेंगे अपने कॉपी पे जब आपसे पूछा जाएगा सचित द्वारा। तो मादा जनन तंत्र का सबसे प्रमुख भाग क्या कहलाता है भाई, अंडाशय। क्या कहलाता है, अंडाशय। चलिए हम नर जनन तंत्र को इधर कर देते हैं, देखिए तो पहला भाग कौन सा, अंडाशय, अंडाशय, ठीक, जिसको कहते हैं ओवरी, सबसे प्रमुख भाग, ठीक। अब फिर अगले, जिस तरह से वृषण क्या था, उदर गुहा के बाहर था, लेकिन नर जनन तंत्र में, लेकिन अंडाशय स्त्री जनन तंत्र में बाहर शरीर के नहीं होता है भाई, अंदर होता है। क्यों, क्योंकि इसमें तापमान की कोई बात नहीं होती, जितना शरीर का तापमान है उतना ही चाहिए होता है। तो अंडाशय पहला बात क्या बताएंगे, एक जोड़ी होता है, उदर गुहा के अंदर होता है। क्या क्या बोले, पहला बात एक जोड़ी होता है, दूसरा बात जो बोले वो लिख लीजिएगा, दूसरा एक जोड़ी होता है पहला बात, दूसरा उदर गुहा के अंदर होता है, तीसरा बात अंडाशय, जिस तरह से किससे भाई, वृषण से क्या निकलते थे, शुक्राणु, उस तरह अंडाशय से निकलते हैं अंडाणु। क्या निकलते हैं, अंडाणु, जिसे हम कहते हैं ओवम, और यही आपका क्या है, मादा युग्मक। देखिए मिल गया भाई जो हमको चाहिए, दुल्हा दुल्हन, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक, ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक। अंडाशय सब मादा जनन तंत्र का सबसे प्रमुख भाग, ठीक। तीन बात बता दे इसमें। दूसरा भाग क्या है भाई, यानी कि अंडाणु, देखिए यहाँ पे जाएगा अंडाणु, यहाँ के जाने के बाद ना यहाँ पे एक अंगुली जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं फिम्बरी। दूसरा है, देखिए कौन सा दूसरा, ये देखिए दूसरे, पहला नंबर पे अंडाशय, दूसरे नंबर पे है फिम्बरी। क्या है, फिम्बरी, फिम्बरी, इसको कहते हैं हिंदी में झालर, शायद कहते हैं, नहीं तो फिम्बरिया लिख देंगे हिंदी में तो भी कोई दिक्कत नहीं, झालर। ये फिम्बरी क्या करता है, ध्यान से समझिएगा, देखिए ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे उंगली जैसी संरचना होती है। यहाँ पे मान लीजिए अंडाशय आपका, ठीक, यहाँ से जब आपका ओवम निकलेगा तो यही पे एक नली निकली रहती है, एक नली में आपका अंडाणु ऐसे चला जाएगा, कहां जाएगा, ये देखिए बना है नली, तो इसको कौन सी नली कहते हैं भाई, अंडवाहिनियां। तीसरे नंबर का हेडिंग बनेगा ये अंडवाहिनी, अंडवाहिनियां। दूसरा नाम भी याद रखिएगा, इसको कहते हैं हिंदी में, कई बार इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में लिख देते हैं फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका, ठीक है, देखिए फैलोपियन नलिका। पहला अंडाशय में क्या बताया, समझ गए होंगे। फिम्बरी क्या करता है भाई, जो अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं उसको लेकर के कहां पहुंचाता है, अंडवाहिनी तक पहुंचाता है। और ध्यान रखिएगा, फिर से देखिए ये पीछे आते हैं, देखिए, यानी कि यहाँ पे जो ये शुक्राणु यानी स्पर्म निकला, यानी कि यहाँ पे जो वीर्य या सीमेन आएगा, वो सीमेन यहाँ से देखिए होता हुआ, देखिए यहाँ से होता हुआ, देख कैसे जाएगा, ये ऐसे होते हुए जब जाएगा ना तो ऐसे ये यहीं पे आता है, ठीक। और इधर से क्या गया है आपका, ओवम गया है, देखिए, और दोनों यहीं पे आके मिलते हैं। तो कई बार आपसे खूब पूछा जाएगा ऑप्शन वाले में, ओएमआर में, कि निषेचन की क्रिया कहां पे होती है। ऑप्शन रहेगा अंडवाहिनी में, कहां रहेगा, अंडवाहिनी में, या फैलोपियन ट्यूब में होती है, कि अंडाशय में होता है, कहीं वृषण में। तो ऑप्शन रहेगा तो आप इसको मान। तो निषेचन की क्रिया कहां होती है भाई, अंडवाहिनी, यानी कि जब वो कहां से, देखिए इसी रास्ते से भाई आपका स्पर्म यानी कि जो आपका वीर्य है यानी सीमेन है, ऐसे प्रवेश करता है और यहाँ पे।
तो तीसरा भाग अंडवाहिनी। अंडवाहिनी में क्या लिखेंगे, यानी फैलोपियन ट्यूब में कहेंगे नलिकाकार भाग होता है और इसी में निषेचन की क्रिया, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का यहीं पर मिलन होता है और इसी में निषेचन। कक्षा 12 में आएंगे तो इसके 3 भाग होते हैं, तो उसके करेक्ट लोकेशन बताएंगे कि इसका निषेचन अंडवाहिनी के एम्पुला वाले भाग में होता है, जो कि नीट का भी क्वेश्चन है, एमबीबीएस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस जगह पे अंडवाहिनी का किस जगह पे होता है, तो एम्पुला वाले भाग। तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा, सब में कुछ कुछ देखिए बता रहे, यही लिखना है आपको बोर्ड में। बस 3 हो गया। अब इसके बाद क्या होगा भाई, यहाँ पर निषेचन हो जाएगा। निषेचन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बन जाएगा। देखिए जाइगोट बन गया। जाइगोट जैसे उसमें बना था जाइगोट, वैसे इसमें बना, यानी यन मिलके 2n बन गया, यानी युग्म युग्म नज होता है। क्या होता है, युग्म नज। देखिए इसको हटा देते हैं, ये युग्म नज, युग्म नज, ठीक बन गया। अब ए युग्मनज कहा जाएगा भाई, अब देखे नर का इसके बाद कौनो काम नहीं है। अब युग्मनज बना, अब यहां से युग्मनज क्या होगा भाई, ये देखिए युग्मनज जाएगा, ये देखिए जा रहा कहा जाएगा भाई, यहां। इसको कहा कहते हैं, देखिएगा चौथे नंबर पे बात करने जा रहे हैं भाई। चौथे नंबर का बात कौन सा भाग है, इसको कहते हैं हम लोग गर्भाशय। क्या कहते हैं, गर्भाशय। भोजपुरी में जानते हैं आप लोग क्या कहते हैं, कोख कहते हैं। क्या कहते हैं, कोख कहते हैं भोजपुरी में, है ना। और गर्भाशय इंग्लिश में कहते हैं यूटेरस। क्या कहते हैं, यूटेरस। और एक इसका नाम है उम्ब, WOMB, उम्ब यानी कोख, यही है, ठीक। तो गर्भाशय यानी कि अब देखिए जो जाइगोट बना अंडवाहिनी में, ये क्या करेगा, धीरे से कहां जाएगा, गर्भाशय, चौथा भाग। और गर्भाशय में आप लोग जानते हैं कितना समय तक रहेगा, 9 महीना, जिसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी, हिंदी में कहते हैं गर्भावस्था, यानी गर्भावस्था। तो 9 महीने तक यहाँ पे रहता है। अभी 9 महीने की बात कक्षा 12 में आएंगे तो आपको पढ़ाएंगे कि पहला महीना में उसका दिल का धड़कन का आवाज सुनाई देता है, दूसरा महीना में क्या कहते हो, सब महीने के बारे में पढ़ना है। लेकिन यहाँ 10 में बस इतना, कितना लिख पाए आप बोर्ड में, ध्यान रखिए। पहला अंडाशय में, दूसरा फिम्बरी में लिख लेंगे, अंडवाहिनी में, और गर्भाशय में क्या चलेंगे भाई कि युग्मनज क्या होगा, कहां पे आ जाता है, गर्भाशय में आ जाता है। और यहाँ पे 9 यानी युग्मनज का धीरे धीरे 9 महीने तक विकास होता है और फिर बाद में क्या हो जाता है, 9 महीने के बाद बच्चे का जन्म होगा। तो इसके लिए अगला कहां से जन्म होगा वो बात जानिए भाई। ये 5वां, 4 हुआ, 5वां भाग इसको कहते हैं। थोड़ा यहाँ पे हिंदी का डाउट होगा भाई, उसको देखना पड़ेगा। सर्विक्स होता है और ये होता है वेजाइन, छठवें वेजाइन, वेजाइन, ठीक। सर्विक्स और वेजाइना, ये 5वां और 6वां भाग है। सर्विक्स, ये दोनों सर्विक्स वेजाइना मिलकर के क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल, यानी कि क्या कहते हैं, जन्म प्रणाली, जिससे बच्चे का जन्म होता है, यानी कि शिशु का जन्म, ठीक है। तो ये है, इतना बहुत है, इतना लिख देंगे आप लोग तो काम हो जाएगा आपका पूरा। अच्छा फिगर जितना बढ़िया बनाएंगे उतना बढ़िया आपको नंबर मिलेगा। 5 नंबर का रहेगा तो 3 नंबर, 3.5 नंबर तो खाली फिगर पे देते हैं, इतना लिखेंगे खुश, ठीक है। तो ये आपका हो गया, आपका नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। इसके बाद तो देख लीजिए भाई, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, 2 बात और, बस लास्ट समय में आते 2 बात और। ये तो हो गया नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। अब हमको क्या पढ़ना है कि जनन तंत्र से कई बार होता है, जनन तंत्र से आपसे कई बार बीमारियां भी होती हैं, जिसको हम कहते हैं यौन संचारित रोग या लैंगिक। कई बार पूछा हुआ बोर्ड के पेपर में, किन्हीं 2 या किन्हीं 1 यौन संचारित यानी कि लैंगिक रूप से संपर्क होने वाले रोग के नाम बताइए, है ना, यानी कि जो सेक्सुअली रूट से फैले। तो उस साइड में क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, STD। ये पहले था, 2025 या 24 में इसको बदल के STI कर दिया। पूरा नाम बताते हैं, अभी आपसे पूछ सकता है STD या STI का क्या नाम है। STD का पूरा नाम है भाई, बोल रहे ध्यान सुनिएगा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, हिंदी में यौन संचारित रोग। दूसरा नाम देखिए क्या बोले, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक। इसको कहेंगे यौन संचारित रोग, ठीक। किन्हीं एक का नाम, 2 का नाम पूछेगा आपको, हम कई तो बता देते हैं, चार्ट का याद रखिएगा। एक आपको पढ़ना भी है तो
पहला एड्स, सब लोग सुने होंगे भाई एड्स, ठीक है। एड्स बीमारी है ना कि HIV, बोलते हैं कि HIV होगा, लो HIV नहीं, एड्स बीमारी है आपका। कौन सा? एड्स। एड्स होता कैसे है? HIV, ठीक। अब आपसे पूछता है एड्स का पूरा नाम या HIV का पूरा नाम, खूब पूछा हुआ है। एड्स या HIV का पूरा नाम। रोग कैसे होता है भाई? जब एक ही व्यक्ति कई लोगों के साथ लैंगिक संपर्क या संपर्क बनाता है तब होता है, या कई अलग तरीके से भी होता है। सब लोग बस किसी को अगर एड्स हो जाता है फट से गलत दिमाग में आता है कई लोगों के साथ संपर्क हुआ, लेकिन ऐसे नहीं होता, कई अलग तरीका है। जैसे भाई बिना ब्लड चेक किए ब्लड चला दीजिए, डॉक्टर साहब क्या करते हैं, किसी को एड्स हुआ इंजेक्शन लगाए, वही इंजेक्शन पैसा खर्चा ना होने की वजह से क्या दूसरे को लगा देते हैं, तो उनको भी हो जाए। बाल कटाने जाते हैं आप लोग भाई, बाल करना, ब्लेड, किसी को एड्स हुआ मान लीजिए, उसका कट गया, लग गया, फिर बाद में करते, ये सब तरीका है। इन्फेक्टेड नीडल से, इन्फेक्टेड ब्लड से, इन्फेक्टेड ब्लेड से, है ना, सेक्सुअली रूट्स, कई तरीका होता है इसका फैलने का, ना कि सेक्सुअली रूट। समझिए 90% माना भले गया, लेकिन तो 90% माना गया, लेकिन इससे नहीं। एड्स का पूरा नाम क्या होता है भाई? एक्वायर्ड, ध्यान दीजिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ध्यान से सुनिएगा, सिंड्रोम मतलब इसके बारे में एक्सप्लेन थोड़ा करते हैं, थोड़ी सी बात देखिएगा कि ये क्या है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, देखिए एड्स का पूरा नाम AIDS, ठीक। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है, ठीक है। तो इसको हिंदी में कहते हैं भाई इम्यूनो, इम्यूनो मतलब होता है प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा तंत्र, बोलते हैं ना इम्यून सिस्टम, बोलते हैं इनका प्रतिरक्षा तंत्र कम, जिसका भी प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होगा उसको कौनो बीमारी तुरंत पकड़ लेगा। जैसे किसी को अगर सर्दी जुकाम हुआ है, मान लीजिए क्लास में बैठे हैं, बगल वाले का प्रतिरक्षा यानी इम्यून सिस्टम कमजोर है, खांसी है, आप छींकिए 2 बार 4 बार, उनके काल लेके चलिए सर्दी जुकाम, बात समझ रहे हैं? तो ये है प्रतिरक्षा, यानी कि इस बीमारी में क्या करता है ना, आपके प्रतिरक्षा तंत्र को एकदम कमजोर कर देता है, जिसकी वजह से एड्स हुआ रहेगा व्यक्ति, लेकिन एड्स से ना मार के कौनो भयंकर बीमारी हो जाता है, बहुत सारी बीमारी। तो नमो में लिखा देखिए एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, यानी उसके प्रतिरक्षा तंत्र में कमी, डिफिशियंसी मतलब क्या होती है भाई? कमी आ जाती है। और सिंड्रोम होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स या ग्रुप ऑफ डिजीज या ग्रुप ऑफ यानी कि रोगों के समूह को हम सिंड्रोम कहते हैं, ठीक। तो अगर एड्स के बारे में पूछा, एड्स का पूरा नाम, एड्स दिवस कब मनाया जाता है भाई? ये भी याद रखिए, 1 दिसंबर। कब? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स का पूरा नाम हो गया, कैसे होता है बता दिए। पूछा जाए कि यौन संचालित रोग से बचने के लिए कोई उपाय बताइए, तो बताएंगे, लोगों को जागरूक करिए इन सब के बारे में कि ज्यादा लोगों से संपर्क में ना रहे, जिससे शादी उन्हीं संपर्क में रहे, और इन्फेक्टेड निडल से बच्चे, ब्लड चढ़वाना है तो भाई चेक करवा के चढ़वाएं, है ना। जब बाल कटाना चाहिए तो देखिए जो शर्मा जी बाल काट रहे हैं वो ब्लेड बदल रहे हैं कि नहीं, है ना। तो ये सब चीजें, एक एड्स हो गया, HIV से होता है भाई। HIV का पूरा नाम सुनिए, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक। दूसरा बीमारी सिफिलिस, कौन सा? सिफिलिस। और तीसरा है गोनोरिया, गोनोरिया। इतना ज्यादा इसमें नहीं पूछता, कक्षा 12 में खूब पूछता है, इसलिए इतने पे इसको रहने देते हैं। यौन संचालित रोग आपसे पूछे किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? ऐसे रोग जो लैंगिक संपर्क या सेक्सुअली संपर्क से फैलते हैं उन्हें यौन संचालित रोग कहते हैं, जैसे एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, ठीक है। तो ए हो गया। अच्छा, और देखिए भाई, और यौन संचालित रोग हो गया। इसके बाद आपको पढ़ना भाई जनसंख्या, जनसंख्या क्या पढ़ना है? जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या क्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जनसंख्या विस्फोट कैसे होता है, इससे कैसे बचा जाए, कैसे लोगों को बताया जाए, इसके बारे में जागरूक कैसे किया जाए, इन सब के बारे में तो थोड़ा अच्छा टॉपिक है भाई। हाँ, कैसे
तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं भाई जनसंख्या विस्फोट के बारे में। तो अब जनसंख्या विस्फोट क्योंकि एक बड़ा क्लास है, तो इसको हम कल या नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से इसको बताएंगे। जनसंख्या विस्फोट, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको बता दे ऐसे ही। जनसंख्या विस्फोट में आपको पढ़ना है कि जनसंख्या क्या है, यानी कि एक ही जगह पे जो जीव रहते हैं उन सभी को मिलाकर हम जनसंख्या कहते हैं। अब जब मरे कम लोग यानी मृत्यु दर कम हो, लेकिन जनसंख्या बढ़े यानी पैदा ज्यादा हो, तो वहां पे जनसंख्या विस्फोट हो जाता है। तो इससे बहुत बहुत बड़ी बड़ी समस्या आ जाती है भाई, बच्चे को पढ़ने में तकलीफ हो जाती है। अब मान लीजिए किसी को 4 बच्चे, कमा एक रहा है, कहां से पढ़ा पाएगा? हाँ, तो ये जनसंख्या विस्फोट है। इसमें हम बताएंगे आपको कि परिवार नियोजन कैसे करें। इसमें नारा दिया गया हम दो हमारे दो, अभी इस साल का नारा हो गया हम एक हमारे एक, यानी पति पत्नी एक और एक बच्चा, ठीक है नारा। तो इन सब से लोगों को कैसे हम बताएं कि परिवार नियोजन कैसे करें, तो उसके बारे में परिवार नियोजन की विधियां हैं जिसको हम गर्भ निरोधक विधियां के नाम से पढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो उसको लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिए और लोगों तक पहुंचाइए। और आपको 20 दिनों में, मात्र 20 दिनों यानी बोर्ड से पहले, आपको बहुत बढ़िया से कक्षा 10 और 12 की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सबका तैयारी इस चैनल पे मिलेगा। तो जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।